हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। क्लास 12th केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जो हम लोग मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर देख रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें अभी तक हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। जैसे कि हमने गैल्वेनिक सेल को डिटेल में पढ़ लिया है, एक ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और उससे जुड़े हुए कई टर्म्स हमने देख लिए, कई कंसेप्ट्स हमने देख लिए, जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कंडक्टेंस, मोलार कंडक्टिविटी, ये सारे कंसेप्ट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद हमने इसका दूसरा जो पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के भी जुड़े हुए हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स देखे थे, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस था और एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप था करंट का और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट का, जो कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से हमें पता चलता है। और ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमने पिछले वीडियो में ही देखा था। अब इस वीडियो में बच्चों हम लोग इस चैप्टर के आखिरी सेगमेंट पे पहुंच चुके हैं, जो आखिरी टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है बैटरीज। और यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बैटरीज या सेल कोई वर्किंग को समझने के लिए ही हमने यह पूरा चैप्टर पढ़ा था। मतलब जो कंसेप्ट हमने बात करे थे, गैल्वेनिक सेल के हो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो, वो सभी कहीं ना कहीं टॉपिक सेल या बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग या उनके अंदर होने वाली रिएक्शन से रिलेटेड थे। अब हमको देखना है कि ये एक्चुअली बैटरीज क्या होती है। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, बैटरीज हो या सेल हो, दोनों पाथ एक ही करेंगे, मतलब केमिकल रिएक्शन तो दोनों में एक ही होगी। अंतर क्या होता है? सिंपल सी बात है, जब आप बहुत सारे सेल को सीरीज में कनेक्ट कर देते हो, जब बहुत सारे सेल को किसी सर्किट की सीरीज में कनेक्ट कर देते हो, तो इसको आप बैटरी बोलने लगते हो। ये आपकी हो जाती है बैटरी। सो व्हेन द n number of cells are connected in series, when the n number of cells are connected in series, they form a battery। तो ये एक बैटरी बन जाता है when n number of cells are connected in series। तो भैया ये एक सेल हो गया, एक प्लस और एक माइनस का टर्मिनल एक सेल होता है। जैसे आप अगर एक सिंगल सेल बनाना चाहो तो एक प्लस और माइनस का ऐसा टर्मिनल होता है। ये आपका एक सेल होता है, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। और ऐसे बहुत सारे सेल अगर सीरीज में लग गए तो ये बैटरी मानी जाएगी। लेकिन जब हम बैटरीज की बात करते हैं तो उन बैटरीज के अंदर भी बहुत सारे टाइप, मतलब दो बेसिक टाइप्स आते हैं। बैटरीज के अंदर दो बेसिक टाइप्स आते हैं। मैं आपको टाइप्स की बात बताता हूं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो बैटरीज के अंदर जो दो बेसिक टाइप आते हैं वो होती है प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। मतलब पहला जो टाइप आता है दैट विल बी द प्राइमरी बैटरी एंड द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड सेकेंडरी बैटरी। अंतर क्या होता है मैं बताता हूं, पहले हम देखते हैं। बैटरी इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर की केमिकल एनर्जी के दम पर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देगा, क्योंकि बैटरीज के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स जाहिर सी बात है केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होंगे, मतलब वहां केमिकल रिएक्शंस होगी, बोले तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। और फिजिक्स ये कहती है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा करंट इंड्यूस हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है वहां पर करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे देंगे। अब बैटरी जो होती है वो होती दो टाइप की, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। अंतर क्या है? सिंपल, प्राइमरी बैटरीज को हम रिचार्ज नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी रिचार्ज अगेन, दे कैन नॉट बी रिचार्ज अगेन। आप इनको रिचार्ज नहीं कर सकते, मतलब एक बार ये डिस्चार्ज हो गई तो ये यूज एंड थ्रो है, आपको फिर इनको फेंकना ही पड़ेगा। आप इनको वापस से रीयूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें वापस से रिचार्जिंग पॉसिबल नहीं है। तो वंस दे गेट डिस्चार्ज दे कैन नॉट बी रिचार्ज अगेन। सच बैटरीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी बैटरीज। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी बैटरीज आर द वन विच कैन बी रिचार्ज अगेन। मतलब आपके पास जो सेकेंडरी बैटरीज हैं दे आर द वन विच कैन बी रिचार्ज अगेन। सो दे कैन बी रिचार्ज अगेन। तो जो सेकेंडरी बैटरीज हैं आप इनको बार बार रिचार्ज कर सकते हो एंड दे कैन बी रिचार्ज अगेन। तो एक बार ये डिस्चार्ज हो गई तो आप इनको बार बार क्या कर सकते हो? रिचार्ज कर सकते हो। क्लियर हो गया? अब रिचार्ज कैसे करेंगे? टर्मिनल्स को बदलकर, मतलब जैसे डिस्चार्जिंग के वक्त हमें जो एनोड और कैथोड मिल रहे थे, रिचार्जिंग के वक्त हम वो एनोड और कैथोड को बदल देते हैं, एकदम स्वैप कर देते हैं। जो एनोड होता है वो कैथोड बन जाता है और जो कैथोड होता है वो एनोड बन जाता है। डिटेल में बात करेंगे डिस्चार्जिंग की जब हम सेकेंडरी बैटरी की बात करेंगे। लेकिन एज इफ फॉर नाउ
बैटरी दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी बैटरी और दूसरी होती है सेकेंडरी बैटरी। आप स्क्रीनशॉट लें बैटरी की डेफिनेशन और टाइप का, इसके बाद हम लोग प्राइमरी बैटरी को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहां पर समझेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल्स को। बात एक ही, बैटरी बोले या सेल बोले। रिएक्शन अकर्स ओनली वंस एंड द सेल बिकम्स डेड आफ्टर सम टाइम। मतलब एक ही बार केमिकल रिएक्शन होगी, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, डिस्चार्जिंग के वक्त, और उसके बाद सेल आपका डेड हो जाएगा। मतलब आप उस सेल को खत्म मान लोगे एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन। सच सेल्स आर कॉल्ड प्राइमरी सेल्स और सच बैटरीज आर कॉल्ड प्राइमरी बैटरीज। मतलब सिंपल शब्दों में, आप उनको एक बार यूज करने के बाद रीयूज नहीं कर सकते। वंस दे गेट डिस्चार्ज दे कैन नॉट बी रिचार्ज्ड अगेन, दे आर नॉन रिचार्जेबल। इसमें एग्जांपल कई आते हैं, लाइक ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल एटसेट्रा। ड्राई सेल सिंपल सेल्स होते हैं जो आपने देखे होंगे, जो आप अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो आते हैं उसमें जो आप वो पेंसिल वाले सेल यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड ड्राई सेल। मर्क्यूरी सेल अगर आप बात करें तो आपकी जो रिस्ट वॉचेस होती हैं उसमें एक सेल होता है सिल्वर कलर का, एक छोटा सा बटन टाइप का होता है, उस सेल को मर्क्यूरी सेल बोलते हैं। वैसे उसको बटन के साइज का वो होता है इसलिए उसको बटन सेल भी बोलते हैं, लेकिन वो सेल जो होता है वो आपकी रिस्ट वॉचेस में लगता है। तो ये आपके ड्राई सेल और ये मर्क्यूरी सेल। टर्म बैटरी में बी यूज फॉर वन और मोर देन वन सेल कनेक्टेड इन सीरीज। ये हम बात कर चुके हैं। जो बैटरी वर्ड होता है वो कहां यूज करते हैं, जब एक सेल या एक से अधिक सेल को आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो वो एक बैटरी बन जाता है। ये सारी सेल्स हैं, ये सारी बैटरीज हैं, जैसे कि हम उनको देखते हैं और डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए उनको यूज भी करते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग प्राइमरी सेल्स में अलग अलग सेल्स, जैसे कि ड्राई सेल है उसकी रिएक्शन देखेंगे और मर्क्यूरी सेल है उसकी रिएक्शन देखेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब स्टूडेंट हम लोग आगे आकर देखते हैं कि अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल्स में प्राइमरी सेल क्या होता है और प्राइमरी सेल की वर्किंग क्या होती है। तो सबसे पहले प्राइमरी सेल में हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, ड्राई सेल के बारे में। मतलब प्राइमरी सेल में हम सबसे पहला जो सेल जान रहे हैं, दैट सेल विल बी कॉल्ड योर ड्राई सेल। ठीक है। अब ड्राई सेल क्या है, सिंपल जो आपसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आपके टीवी के रिमोट में जो सेल्स हैं, या आपने जो भी आपकी जो वॉल क्लॉक होती है उसके पीछे जो सेल लगता है, वो सारे जो सेल्स हैं वो ड्राई सेल्स होते हैं। ड्राई सेल का स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, वो पेंसिल के जैसा होता है, ऐसा होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और इस तरीके का वो एक सेल होता है। अब इसकी क्या डायग्राम है ये सब मैं आपको बताऊंगा, इसका थोड़ा मैग्नीफाइड डायग्राम अगली स्लाइड में, बट अभी फिलहाल समझते हैं कि इसमें एनोड और कैथोड क्या होते हैं। सबसे पहले एनोड की अगर हम बात करें तो जिंक कंटेनर जो होता है वो इसमें एनोड की तरह बिहेव करता है। मतलब जो ऊपर जिंक की कैपिंग होती है ना, सिल्वर कलर की कैपिंग आपको दिखती होगी, वो जो कैपिंग है दैट इज कॉल्ड जिंक कैपिंग, और वो जो जिंक कैपिंग होती है वो एनोड की तरह काम करता है। मतलब इस सेल में जो जिंक होगा वो अपने आप को एनोड मानेगा। और एनोड क्या होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जिंक यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा। एक बात। दूसरी बात, कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड इस केस में ग्रेफाइट की रॉड होगी। कई बार आपने सेल को ओपन करके देखा होगा, आपको ब्लैक कलर की एक रॉड मिली होगी इसमें से। कई बार होता है ना, बचपन में हम लोग क्या करते हैं, वो सेल को खोल खोल कर देखते हैं, तो अंदर ना उसमें ब्लैक कलर की एक रॉड निकलती है जो बेसिकली कार्बन की रॉड होती है, जो कि ग्रेफाइट के फॉर्म में होती है। तो ये ग्रेफाइट की रॉड आती है, और वही ग्रेफाइट की रॉड कैथोड की तरह बिहेव करती है, विच इज सराउंडेड बाय पाउडर्ड मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 एंड कार्बन पाउडर। तो वो पाउडर्ड मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन पाउडर से सराउंडेड रहती है। मतलब उसके आसपास मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है और कार्बन का पाउडर होता है, और ये पूरा सेटअप बिहेव करता है किसकी तरह, कैथोड की तरह। तो ये पूरा सेटअप किसकी तरह बिहेव करता है, कैथोड की तरह। तो एनोड की तरह जिंक जो कंटेनर है जिससे पूरी कैपिंग की गई है वो एनोड की तरह, और ग्रेफाइट रॉड विच इज सराउंडेड बाय मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर एक्ट एज अ कैथोड। तो वो कैथोड की तरह एक्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम इलेक्ट्रोलाइट की भी बात करेंगे कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसमें। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की। अगर हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड है। मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा
वो इलेक्ट्रोलाइट का काम पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड होगा. सो दिस विल बी अ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड. पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा. और ये इसका एक स्ट्रक्चर होगा जो आपको देखने को मिलता है. एक ऐसा बटन टाइप का ऊपर निकल रहा रहता है जो कि जिंक कैपिंग होती है, जिस पर मेटल कैप है जिसको जिंक कैप बोलते हो. उससे ग्रेफाइट की रॉड जुड़ी हुई होती है. ये कार्बन रॉड है जो कि ग्रेफाइट के फॉर्म में, और जो बाहर केसिंग की गई है, केसिंग मतलब उसकी कवरिंग जो की गई है वो जिंक की कवरिंग की गई है. ठीक है. यहां पर मैंगनीज ऑक्साइड होता है विद अ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड. तो जो मैंगनीज ऑक्साइड है मतलब पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड के साथ मैंगनीज का भी ऑक्साइड है जिसको आप MnO2 बोलते हो. MnO2 दैट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड. तो ये जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है और अमोनियम क्लोराइड है, ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे इस केस में. तो ये दोनों मिलकर किसकी तरह? इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे. क्लियर हो गया? तो कोई पूछे इलेक्ट्रोलाइट, दैट विल बी NH4Cl प्लस MnO2. क्लियर हो गया? दिस विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट. और ये मेटल का बॉटम होगा जो आपका नेगेटिव टर्मिनल माना जाएगा, और जो ऊपर जो बटन फॉर्म होता है वो बटन फॉर्म जो जिंक की कैपिंग का होता है वो पॉजिटिव होगा. तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है. क्लियर हो गया? तो यहां पर ये दो चीजें जो हैं, ये दो चीजें इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेंगी. तो मेन इसमें अमोनियम क्लोराइड है और उसमें जो मैंगनीज ऑक्साइड का पाउडर है वो पूरा पेस्ट बना लेते हैं और वो पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं. क्लियर हो गया? अब मैं आपको समझाता हूं इसके रिएक्शन, कि इसके रिएक्शंस क्या होंगे. रिएक्शन को हम समझते हैं. पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये जरूर बनाकर देखना एक बार, क्योंकि आपको स्कूल लेवल के एग्जाम में ड्राई सेल बनाने को कई बार आता है. कई बार क्वेश्चन स्कूल के टीचर देते हैं कि ड्राई सेल बनाकर बताओ. तो ड्राई सेल का आपको ये कट सेक्शन व्यू बनाना पड़ेगा. कट सेक्शन व्यू मतलब एक पार्ट को काटा हुआ है तो वो इस तरीके से कुछ दिखता है. ठीक है. इसमें बीच में गैस्केट्स भी होती हैं जो सपोर्ट करती हैं सेल की वर्किंग को, लेकिन ये ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर होता है. जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे बात करते हैं. तो अब देखते हैं स्टूडेंट, यहां पर हम इनकी क्या केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस क्या होगी? सबसे पहले एनोड पे बात करते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन होगा. ऑक्सीडेशन बोले तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा. तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन करेगा? जो एनोड पे बना था. कौन बना था एनोड पे? जिंक था. तो जिंक क्या करेगा? अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, यानी कि खुद को ऑक्सीडाइज करेगा. क्योंकि एनोड कौन सी जगह होती है? एनोड वो जगह होती है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है. तो ये एनोड वो जगह है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है. तो जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और Zn+2 में कन्वर्ट होगा. किस में कन्वर्ट होगा? Zn+2 में. वहीं MnO2 जो ग्रेफाइट की रॉड पे MnO2 का पाउडर चिपका हुआ था और जो अमोनियम आयन था जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से आपको मिलेगा, वो कैथोड पर जाकर अपने आप को वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे जो जिंक ने लूज किया था, और इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो बन जाएंगे MnOOH प्लस अमोनिया, दैट इज NH3. तो ये आपका मैंगनीज का ऑक्सी हाइड्रोक्साइड फॉर्म बन जाएगा और अमोनिया यहां पर आ जाएगा. अमोनिया फॉर्म्ड इज नॉट लिबरेटेड बट कंबाइंस विद Zn+2 आयंस एंड Cl- आयंस टू फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स. ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो अमोनिया, और जब अमोनिया जो निकला है वो जो रिएक्शन से बाहर आया है कैथोड में से, वो निकलेगा नहीं, वो जिंक और क्लोरीन के आयन के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा. इन सेल्स के अंदर आप देखोगे क्योंकि इनके अंदर लगातार कंसंट्रेशन ड्रॉप होता है इलेक्ट्रोलाइट का, तो इनका जो वोल्टेज होता है वो 1.25 से 1.50 वोल्ट के बीच में होता है. लेकिन जितना आप इनको यूज करते जाओगे उतना वोल्टेज ड्रॉप इन सेल्स में देखने को मिलेगा. वोल्टेज ड्रॉप क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन क्या होता जा रहा है? आपका डीकंपोज होता जा रहा है, क्योंकि आपके ये कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं. इवन जो अमोनिया निकल रहा है वो अमोनिया फर्दर जिंक और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है. तो प्रॉब्लम क्या जा रही है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है आपका यहां पर, वो इलेक्ट्रोलाइट समय के साथ कम होता जा रहा है, अपने आप को डीकंपोज करता जा रहा है, जिसकी वजह से इस सेल का कोई भी फिक्स वोल्टेज नहीं होगा और हर बार सेल को आप जितना यूज करते जाओगे उसका वोल्टेज ड्रॉप होता जाएगा. मतलब जो सेल है वो आपका धीरे धीरे खत्म होना शुरू कर देगा जितना आप उसको यूज करते जाओगे. इसलिए कई बार आपने देखा होगा आपके सेल जब वीक हो जाते हैं तो वो डिवाइस अच्छे से ऑपरेट नहीं करता. ऑपरेट तो होता है लेकिन उतनी इंटेंसिटी से ऑपरेट नहीं करता जितना वो
जब नया सेल लगाया था स्टार्टिंग में, तब वो ऑपरेट करता था। फॉर एग्जाम्पल आप टीवी के रिमोट को ही देखो, टीवी का रिमोट जब नया सेल लगाते हो तो बढ़िया स्मूथ चलता है, लेकिन कुछ महीने के बाद, कुछ दिनों के बाद, जब वो सेल बहुत ज्यादा अपने आप को यूज्ड अप कर चुका होता है, उसके बाद रिमोट अच्छे से काम नहीं करता। आप उसको ठोकते हो, पीटते हो, तेज तेज बटन दबाते हो टीवी का चैनल चेंज करने के लिए, और कहते हो सेल खत्म होने वाला है। लेकिन फिर भी तेज तेज बटन दबाने से चैनल तो बदल जाता है, मतलब सेल में अभी जान बाकी है, मतलब सेल अभी भी काम कर रहा है, लेकिन वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बहुत हद तक डिकंपोज हो चुका है। और जितना ज्यादा यूज करते जाओगे वो उतना ज्यादा डिकंपोज करेगा। इसलिए इनका कोई कांस्टेंट वोल्टेज नहीं होता, ये बात याद रखना। जो वोल्टेज होता है वो 1.25 से 1.50 के बीच में आता है स्टार्टिंग में, और उसके बाद वो लगातार ड्रॉप होता रहता है। तो इसकी जो पोटेंशियल रेंज है वो 1.25 वोल्ट से 1.50 वोल्ट के बीच की होती है। और जितना ज्यादा आप उसको यूज करते जाओगे उतना ज्यादा उसका वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है कंसंट्रेशन इनका वो धीरे धीरे अपने आप को डिकंपोज करके ये सब्सटेंसेस बना रहे हैं। क्लियर हो गया? ये दोनों रिएक्शंस को अगर हम कंबाइन करें तो हमें मिल जाएगी एक ओवरऑल रिएक्शन। क्या है वो ओवरऑल रिएक्शन? इस स्लाइड में के बाद मैं आपको बताता हूं, पहले आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं आगे बच्चों। एनोड आपका कौन सा है? अगर मैं इन दोनों को आपको बता देता हूं, इसके बाद दोनों रिएक्शंस को कंबाइन कर लेते हैं, तो फाइनली क्या होगा? जिंक जो कि Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, MnO2 आपका NH4 आयन के साथ उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और खुद को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? MnOOH में, और इसके साथ निकाल रहा है अमोनिया। जाहिर सी बात है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये 2 लूज कर रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो आप पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दोगे। क्यों? कैथोड वाली को क्यों? क्योंकि आपने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, तो यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन होने चाहिए। ये हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज शुड बी ऑलवेज इक्वल। जितने इलेक्ट्रॉन आप लूज कर रहे हो कैथोड पर, उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होने चाहिए। तो अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करवाना चाहते हो तो पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। फिर मतलब आपका 1 मोल मैंगनीज डाइऑक्साइड नहीं, 2 मोल मैंगनीज डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी यहां पर देखेंगे, जैसे आप 2 इलेक्ट्रॉन ये बनेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन यहां से कैंसिल होंगे। ये हो जाएगा जिंक प्लस ट्वाइस ऑफ MnO2 plus twice of ammonium ion, that is NH4 plus, will give you Zn+2 plus MnOOH plus NH3, that is ammonia। ये आपकी रिएक्शन होगी ओवरऑल, जिसको आप रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हो, क्योंकि जिंक इसमें अपने आप को क्या कर रहा है? जिंक इसमें अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और Mn जो है मैंगनीज, वो अपने आप को अमोनियम आयन के साथ वो अपने आप को रिड्यूस कर रहा है। क्लियर हो गया? तो ये कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन होगी जो आपको इस सेल में होती हुई दिखाई देगी। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। हालांकि कंप्लीट रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी ये इंडिविजुअल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछा जाता है कि ड्राई सेल में एनोड पे रिएक्शंस कौन सी होती है या कैथोड पे रिएक्शंस कौन सी होती है। फिर सिंपल है, दोनों को ऐड तो आप वैसे भी कर लोगे, तो इसलिए ये दोनों रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी रिडॉक्स रिएक्शन ये वाली होती है जिसको आप कंप्लीट रिएक्शन मानते हो। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, फिर हम लोग अगले सेल की तरफ बढ़ेंगे जिसको बोलते हैं मर्क्यूरी सेल। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ये हो गया बच्चों किसकी बात? ये हो गई ड्राई सेल की बात। अब हम लोग करते हैं प्राइमरी सेल में एक दूसरे सेल की बात, जो आपकी रिस्ट वॉचेस में मिलता है या हियरिंग एड्स जो आते हैं ना आपके कान वाली मशीन जिसमें सुनते हो आप, वो उसमें मिलता है। ठीक है, तो यहां पर अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे एक और सेल की जिसका नाम है मर्क्यूरी सेल। कौन सा सेल? मर्क्यूरी सेल। इसको बटन सेल भी बोलते हैं क्योंकि ये बटन जैसा दिखता है। ऐसा होता है आपकी रिस्ट वॉचेस में जो सेल होता है ये वही सेल होता है। ये बटन सेल ऐसा आपका दिखता है, ये कट सेक्शन व्यू है उसका। होता क्या क्या चीज है, मेरी बात को यहां पर समझना कि यहां पर एक अगेन जिंक की कैपिंग होती है। मतलब इसमें भी एनोड क्या होता है आपका? जिंक ही होता है। मतलब जिंक ही यहां पर इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला है। जैसे ड्राई सेल में था जिंक, वैसे यहां पर भी जिंक है। ये पूरा जिंक होता है। ये जो मेटल दिख रहा है आपको चमकदार लस्ट्रस, इसको आप जिंक बोलते हो। जब इसका कट सेक्शन देखते हो तो इसके अंदर आपको मिलेगा एक कैथोड का पार्ट जो कार्बन की ही रॉड होती है।
लेकिन उस कार्बन की रॉड के साथ मर्क्यूरी का ऑक्साइड भी होता है जो आपका मेनली रिएक्ट करता है एज अ कैथोड, लेकिन कार्बन रॉड को हम कैथोड टर्मिनल पे रखते हैं। कार्बन की रॉड को, यही रॉड हमने अपने ड्राई सेल में भी रखी थी, सेम, बस ग्रेफाइट रॉड रखी थी, वही चीज आपको यहां पर भी कार्बन का जो रॉड होगी वो यहां पर आपको कैथोड बनानी पड़ेगी। फिर इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, इट विल बी अ पेस्ट ऑफ HgO एंड KOH, मतलब मर्क्यूरिक ऑक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो पेस्ट है वो इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। सो एनोड विल बी जिंक कंटेनर, कैथोड आपका कार्बन की रॉड, इलेक्ट्रोलाइट विल बी पेस्ट ऑफ HgO एंड KOH। अब जो इलेक्ट्रोलाइट है ये एनोड के साथ इंटरैक्ट ना करें, मतलब ये कहीं भी एनोड के साथ ना मिले, तो हम क्या करते हैं, एक सेपरेटर लगाते हैं जो कि एक पोरस पेपर होता है। तो ये बीच में आपको एक सेपरेटर दिख रहा है रेड कलर का, ये जो सेपरेटर है ना, ये आपका पोरस पेपर होता है। ये एक पेपर होता है सिंपल, जिसको आप इलेक्ट्रोलाइट और एनोड को सेपरेट करने के लिए लगाते हो, ताकि इलेक्ट्रोलाइट एनोड के साथ ना रिएक्ट करे, वरना रिएक्शन आपकी वहां पर जो एनोड को दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा पाएगी। क्लियर हो गया? तो कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं। एनोड क्या होगा आपका जिंक, कैथोड आपकी कार्बन की रॉड, लेकिन वो HgO के साथ मिलेगी तो वो HgO होगा जो अपने आप को रिड्यूस करेगा। KOH विल बी योर इलेक्ट्रोलाइट अलोंग विद HgO पेस्ट, एंड इलेक्ट्रोलाइट कैथोड के साथ ना मिले इसके लिए हम सेपरेटर लगाते हैं जो कि एक पोरस पेपर होता है। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आपको रिएक्शंस बताता हूं, आप स्क्रीनशॉट लो। अब एनोड पे क्या होगा, जिंक होगा, लेकिन जिंक हाइड्रोक्साइड आयन के साथ आएगा। ये हाइड्रोक्साइड आयन कहां से मिलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट में से, KOH में से। तो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और इसके ऑक्साइड के साथ कन्वर्ट हो जाए, कंबाइन होकर जिंक ऑक्साइड बना लेगा। OH माइनस आयन H2O बनाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे, तो ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। तो एक्चुअली जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, जिंक बना होगा +2 में से ऑक्सीजन गया होगा -2 लेकर, तो ऑक्सीजन 2 माइनस जो ऑक्सीजन था वो -2 के साथ गया जिंक के +2 के साथ और बन गया ZNO। जिंक का +2 ऑक्सीजन का -2 मिलकर क्या बन गए, ZNO। तो ये बन गया जिंक ऑक्साइड, ये हो गया आपका जिंक ऑक्साइड। इसके बाद जब ऑक्सीजन चला गया तो यहां बचा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्योंकि पहले 2H- था, तो O- गया तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, जिसने बना लिया होगा H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। और जिंक के द्वारा जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे वो ये रहे +2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास, कैथोड के पास। कैथोड पे कौन है, HgO है मेन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। वैसे तो कैथोड हमारा कार्बन का बना है, बट कार्बन के पास जो चला गया वो गया HgO, जो एक्चुअली रिड्यूस हो रहा है। कैथोड बना कार्बन का है लेकिन HgO रिड्यूस हो रहा है, और HgO क्या करेगा, वाटर के साथ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और अपने आप को Hg में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि HgO में अगर HgO लिखते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड हमने लिखा है इसमें ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज है और Hg पर +2 का चार्ज है। तो Hg क्या करेंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, और Hg जैसे ही +2 का 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो अपने आप को कन्वर्ट कर देगा Hg में, यानी कि सिंपल मर्क्यूरी में, खत्म बात। तो वो सिंपल Hg में, और यहां पर 2 OH- आपके आ जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर चला जाएगा माइनस लेकर, तो वापस से 2 OH- हो जाएंगे। जब चला गया था तो H2 हो गए थे, अब H2 में वापस O- आ गया तो वापस से 2 OH- हो गए। ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं, ओवरऑल रिएक्शन आपको समझ में आएगी तो मजेदार है। 2 OH- से 2 OH- कैंसिल, क्योंकि ये एक रिएक्टेंट तरफ है, एक प्रोडक्ट तरफ है। और याद रखना ये OH- कहां से मिला, KOH से मिला। कहां से मिला ये, KOH से, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट था। इसका मतलब OH- जितने रिएक्टेंट में यूज अप हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट में आपको मिल भी रहे हैं। तो मतलब OH- जो हैं वो आपके कभी भी कंज्यूम्ड नहीं होंगे रिएक्शन में, क्योंकि एनोड पार्ट जितना कंज्यूम कर लेगा कैथोड पार्ट उतना वापस आपको दे देगा। 2 OH- आयन एनोड ने कंज्यूम करे, 2 OH- एनोड कैथोड पार्ट आपको वापस दे रहा है। इसका मतलब KOH का कहीं भी कंजम्पशन नहीं हुआ, और KOH कौन था, इलेक्ट्रोलाइट था, मतलब इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइट का कंजम्पशन नहीं होगा। यह बात मैं लिख देता हूं, ध्यान से सुनना। no concentration of electrolyte gets used up, or we can say the concentration of electrolyte will be constant. Concentration of electrolyte is constant. तो जो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है
वो कांस्टेंट होगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट की खपत नहीं हो रही। और ये ड्राई सेल में ऐसा नहीं था, ड्राई सेल जो अपने इससे पहले वाला पड़ा उसमें खपत हो रही थी। तो अब अंतर क्या है इन दोनों सेल में? ड्राई सेल एज कंपेयर टू मर्क्यूरी सेल आपका जल्दी खत्म होगा, क्योंकि उसमें लगातार पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि वहां कंसंट्रेशन अपने आप को खत्म कर रहा था, डिकंपोज कर रहा था। लेकिन जो मर्क्यूरी सेल है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कांस्टेंट है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट अपने आप को डिकंपोज नहीं कर रहा, जिससे ये सेल सालों साल चलेंगे, जिससे ये जो सेल है मर्क्यूरी सेल ये सालों साल चलेंगे। तो आप खुद देखो, आपकी जो रिस्ट वॉच का सेल होता है वो कम से कम 3-4 साल तक चलता है, और जबकि रिस्ट वॉच ऐसी चीज है जो लगातार चल रही है। टीवी का जो रिमोट है वो तो जब आप चैनल बदलोगे तभी ऑपरेट करता है, लेकिन रिस्ट वॉच तो हमेशा चल रही है, वो तो ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर रही है। टाइम मशीन है तो वो तो ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर रही है। तो इसलिए वो फिर भी इतना चलने के बाद भी 3-4 साल में आपको उसके सेल बदलने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उन सेल की वर्किंग बहुत लंबे समय तक हो सकती है, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन ड्रॉप नहीं होता, क्योंकि जितना 2OH- यूज्ड अप हुआ उतना वापस आया, और OH- बोले तो KOH, तो KOH जितना यूज हुआ उतना वापस मिला, मतलब इलेक्ट्रोलाइट यूज ही नहीं हुआ, कंज्यूम्ड ही नहीं हुआ एक तरीके से। मेरी बात समझ में आ रही है? और इलेक्ट्रोलाइट अगर कंज्यूम नहीं होगा तो सेल में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा। दूसरी बात, यही इंपॉर्टेंट बात है कि सेल में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, मतलब सेल का जो एक फिक्स्ड वोल्टेज है, जो वोल्टेज की वैल्यू 1.35 वोल्ट्स होती है, ये रही 1.35 वोल्ट्स, ये वोल्टेज की वैल्यू फिक्स होगी, और इसमें कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे रिस्ट वॉच में यूज होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जैसे सेल लगाया तो वो तेज चल रहा है और धीरे धीरे वो अपने आप को स्लो कर रहा है। तो क्या होगा, पहले 1 मिनट आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, 1 मिनट आपका आधे मिनट में ही पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर आगे चलकर जितना सेल यूज अप हुआ वो 1 मिनट 1 घंटे में हो रहा है, मतलब उस घड़ी के हिसाब से 1 मिनट की वर्किंग 1 घंटे में हो रही है। क्लियर हो गया? लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, वॉच को एक कांस्टेंट अपने उससे चलना चाहिए, अपनी स्पीड से चलना चाहिए। तो इसलिए उसमें हम कौन सा सेल यूज करते हैं? उसमें हम यूज करते हैं बटन सेल, जिसको हम मर्क्यूरी सेल बोलते हैं, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। तो 2 फायदे, एक तो लंबे समय तक चलेगा, कंसंट्रेशन ड्रॉप नहीं होगा, दूसरा कंसंट्रेशन ड्रॉप ना होने से पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, मतलब जो वोल्टेज आ रहा है वो कांस्टेंट वोल्टेज आएगा, बिकॉज ऑफ हैविंग कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और वो वोल्टेज कितना आएगा? 1.35 वोल्ट का, इससे नीचे नहीं जाएगा वोल्टेज। इसी फिक्स्ड वोल्टेज पे वो सेल हमेशा पूरी लाइफ काम करेगा। तो सेल को हमेशा, जो रिस्ट वॉचेस हैं उसको हमेशा एक लगातार एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा, इसलिए वो कांस्टेंट स्पीड से वॉच चलती जाएगी। क्लियर हो गया? ओवरऑल रिएक्शन देख लेते, तो OH- कैंसिल हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल हो गए, तो कौन बचा? जिंक प्लस HgO गिव ZnO प्लस Hg, दोनों H2 और H2O भी कैंसिल हो गए, तो जिंक ऑक्साइड प्लस HgO गिव जिंक ऑक्साइड प्लस Hg। तो आप रिएक्शन को देखोगे तो क्या दिख रहा है? जिंक ऑक्साइड प्लस HgO, सॉरी ये जिंक है, दिस इज नॉट जिंक ऑक्साइड, दिस इज जिंक प्लस HgO गिव जिंक ऑक्साइड प्लस Hg। ये हो गई ओवरऑल रिएक्शन। क्लियर हो गया? सो दिस विल बी योर ओवरऑल रिएक्शन। अब इसमें देखो, जिंक अपने आप को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन पार्ट। और HgO क्या कर रहा है? खुद को Hg में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब खुद को रिड्यूस कर रहा है, तो Hg में कन्वर्ट कर रहा है, तो मतलब ये खुद को रिड्यूस कर रहा है, तो ये हो रहा है रिड्यूस। क्लियर हो गया? तो यहां रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि HgO में ऑक्सीजन है और बाद में फिर ऑक्सीजन नहीं है, तो HgO बिना ऑक्सीजन के चल रहा है, तो ये Hg हो गया। तो ये हो गया रिडक्शन, ये हो गया ऑक्सीडेशन, दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये कंप्लीट आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है, तो ये कंप्लीट आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर हो गया? मर्क्यूरी सेल हैज अ पोटेंशियल ऑफ 1.35 वोल्ट, बात कर चुके हैं। इट इज यूज्ड इन लो करंट डिवाइसेस सच एज हियरिंग एड्स एंड वॉचेस। तो हियरिंग एड्स जो होते हैं और वॉचेस जो होती हैं, इनमें हम इनको यूज करते हैं। क्लियर हो गया? याद रखना, जिंक अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा जिंक ऑक्साइड में, और HgO जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है वो अपने आप को रिड्यूस करेगा मर्क्यूरी में। इलेक्ट्रोलिटिक जो सॉल्यूशन है OH- आयंस जो प्रोवाइड करता है, जो कि KOH के रूप में प्रोवाइड करता है, वो OH- आयंस कांस्टेंट कंसंट्रेशन मेंटेन रखेंगे, जिससे ये सेल बहुत लंबे समय तक जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन डिकंपोजिशन नहीं होगा, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा इलेक्ट्रोलाइट का। दूसरा, क्योंकि कंसंट्रेशन ड्रॉप नहीं हो रहा, इसलिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन सेल से मिलेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। इसलिए रिस्ट वॉचेस पूरी जिंदगी जब वो मर्क्यूरी सेल लगाकर रखेगी तो एक सेम स्पीड से चलेगी, और पोटेंशियल होगा 1.35 वोल्ट का।
कंसेप्ट क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग इसके अगले सेल की बात करते हैं, ठीक है, जो हम सेकेंडरी सेल पर आएंगे। तो ये जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये हो गए अपने दोनों सेल्स, जो कि हम लोग सबसे पहले प्राइमरी सेल्स में देखते हैं, जो कि दो सेल्स थे, एक पहला ड्राई सेल और दूसरा था आपका मर्क्यूरी सेल। और दोनों में हमने बहुत डिटेल में बात करी। इन सेल की बुरी बात यह है कि ये लोग एक बार यूज्ड अप हो गए, ये लोग सेल सारे एक बार यूज्ड अप हो गए, तो ये सेल्स को आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, मतलब आप इनको रीयूज नहीं कर सकते। एक बार डिस्चार्ज हुए तो आप रिचार्ज नहीं कर सकते। ये प्राइमरी सेल की खास बात है, जो कि डिसएडवांटेज है, लेकिन यही एडवांटेज आपको मिलता है सेकेंडरी सेल में। तो अब बात करते हैं सेकेंडरी सेल की, जिसमें आपको एडवांटेज मिलता है। तो ये है सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी सेल से बनने वाली सेकेंडरी बैटरीज। क्या कहती है ये? सेकेंडरी बैटरीज आर दोज सेल्स दैट कैन बी यूज्ड अप अगेन बिकॉज द रेडॉक्स रिएक्शन अकरिंग इन द सेल इज रिवर्सिबल। क्योंकि इस रिएक्शन में जो मतलब इस सेल में जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, उस रेडॉक्स रिएक्शन को आप रिवर्स कर सकते हो। दे आर रिवर्सिबल, मतलब जो रेडॉक्स रिएक्शन इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हो रहा है, आप उनको वापस से रिवर्सिबल बना सकते हो, यानी कि आप उनको रिचार्ज कर सकते हो और फिर बार बार उनको यूज कर सकते हो। एक बार डिस्चार्ज किया, फिर रिचार्ज कर दिया, डिस्चार्ज किया, फिर रिचार्ज कर दिया, तो ये चीज चलती रहेगी। दे आर रिचार्जेबल्स। इसमें एग्जांपल क्या होते हैं? लेड स्टोरेज बैटरी जो हमें देखनी है, जो हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं। अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है। आपने देखा होगा जो बैटरीज होती है हमारी गाड़ियों में लगी होती हैं, जिससे हम बाकी सारी गाड़ियों के, मतलब अपनी गाड़ियों के बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ऑपरेट करते हैं। म्यूजिक सिस्टम चलता है, एयर कंडीशन चलता है, आपका हॉर्न चलता है, इंडिकेटर्स चलते हैं, लाइट्स चलती हैं, सारी चीजें जो चलती हैं वो बैटरी के दम पे चलती हैं। टू व्हीलर्स में भी जो आप हॉर्न देखेंगे, इंडिकेटर्स देखेंगे, ये सब जो चीजें होती हैं ये बैटरी के दम पे ही चलते हैं। वो बैटरी होती है लेड स्टोरेज बैटरी। आप इन्वर्टर्स यूज करते हैं अगर अपने घरों में, जब पावर कट ऑफ हो जाता है तो जो आपको पावर बैकअप देता है वो इन्वर्टर में जो कनेक्टेड रहता है वो बैटरी होती है, जो कि लेड स्टोरेज बैटरी होती है। इसके बाद निकल कैडमियम सेल भी होते हैं, जो आपके अगेन रिचार्जेबल सेल्स होते हैं, जिनको आप एक और बहुत जगह यूज करते हो, बहुत सारे टॉयज में जगह जगह वो यूज होते हैं, निकल कैडमियम सेल। तो सेकेंडरी बैटरीज फिलहाल क्या है? वो बैटरीज जिनको आप रिचार्ज कर सकते हो। एक बार डिस्चार्ज हुए तो आप उनको बार बार इस्तेमाल कर सकते हो और उनको आप रिचार्ज कर सकते हो। वो होती हैं कौन सी बैटरीज? सेकेंडरी बैटरीज। अब दोनों बैटरीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें लेड स्टोरेज बैटरी को भी पढ़ेंगे और निकल कैडमियम सेल को भी पढ़ेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करते हैं। तो अब बच्चों इसमें आगे बात करते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी सबसे पहली बैटरी है जो हम सेकेंडरी बैटरीज में देख रहे हैं। इस तरीके से होती है जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रही है, देखा होगा कई बार इन बैटरीज को। दिस इज कॉल्ड लेड स्टोरेज बैटरी। अब इसमें समझना, ये एक्चुअली 12 वोल्ट लेड स्टोरेज बैटरी होती है। वैसे तो अब 24 वोल्ट भी आ गई है, लेकिन 12 वोल्ट लेड स्टोरेज बैटरी ऐसी होती है कि उसमें 6 सेल्स होते हैं, इसलिए इसको बैटरी बोल रहे हैं शुरुआत से। 6 सेल का कॉम्बिनेशन होता है जो हर एक सेल 2 वोल्ट प्रोड्यूस करता है। मतलब आपके 6 सेल्स ऐसे होते हैं कि यहां पर आपका, अगर आप इसको टॉप व्यू अगर इसका देखें तो टॉप व्यू में आपको कैसा दिखता है, ये कैसा होता है, और यहां पर आपको ऐसे सेल्स दिखाई देते हैं, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है इसके टॉप व्यू में। कभी आप देखना इसके टॉप व्यू में आपको ऐसे ही दिखाई देगा। क्लियर हो गया? तो यहां पर आपका जो टॉप व्यू ऐसा दिखता है, इसमें आपकी ये हर एक चीज जो है एक सेल है, और हर एक सेल जो होता है वो 2 वोल्ट का होता है। तो ये आपके 2-2 वोल्ट के सेल हैं, टोटल मिलकर हो गए 12 वोल्ट। अब यही आपके 12 भी आ गए इसमें, जो मिलकर क्या बना लेते हैं, जो मिलकर बना लेते हैं 24 वोल्ट। तो वैसे अभी फिलहाल तो हम लोग 6 सेल्स वाली बैटरी ही बात कर रहे हैं, तो वो हर एक सेल 2 वोल्ट प्रोड्यूस करता है और टोटल बैटरी 12 वोल्ट का आउटपुट देती है। तो 12 वोल्ट का वोल्टेज वो देते हैं। इट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इन दिस सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये बात याद रखना, इस बैटरी में जो सेल्स होते हैं वो पैरेलली कनेक्ट होते हैं, नॉट इन सीरीज। ये पैरेलल कनेक्ट होते हैं, दैट इज एनोड टू एनोड एंड कैथोड टू कैथोड। हर एक जो सेल होता है उसका एनोड दूसरे सेल के एनोड से, और उसी सेल का कैथोड दूसरे सेल के कैथोड से कनेक्ट होता है। दैट मींस एनोड टू एनोड एंड कैथोड टू कैथोड कनेक्शन होता है टू इंक्रीज द करंट आउटपुट ऑफ ईच सेल, ताकि करंट जो है वो बटे नहीं, करंट आउटपुट बढ़ जाए। आपको पता है, अगर आप देखोगे कि करंट आउटपुट जो होगा, अगर आप पैरेलल कनेक्शन रखोगे तो करंट आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है ना? ये आपको फिजिक्स का पार्ट है, फिजिक्स में आपको समझ में आएगा। जब डिफरेंट सेल्स को हम क्या करते हैं, पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तो करंट आउटपुट बढ़ जाता है। तो ये आपका करंट आउटपुट बढ़ाएंगे।
क्लियर हो गया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसके बाद फिर हम लोग इसकी सेल की रिएक्शंस देखते हैं। अब रिएक्शंस इसमें दो फ्रेम में देखेंगे, एक फ्रेम होगा हमारा रिचार्जिंग के वक्त, एक फ्रेम होगा डिस्चार्जिंग के वक्त। पहले हम डिस्चार्जिंग देखेंगे, फिर रिचार्जिंग देखेंगे कि डिस्चार्ज होते वक्त रिएक्शन क्या होती है और रिचार्जिंग के वक्त रिएक्शंस क्या होती है। स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करते हैं। अब बच्चों इसमें देखेंगे सबसे पहले इसके कंपोजिशंस क्या क्या हैं। ये है लेड स्टोरेज बैटरी, आपको जैसा एक दिखाई दे रहा है। इसमें एक होगा एनोड, जो क्या हो, किसका बना होगा, इट विल बी फिल्ड विथ लेड एंड फाइनली डिवाइडेड स्पंजी लेड। मतलब वो ग्रिड्स होंगी लेड की, जिसके अंदर फाइनली डिवाइडेड स्पंजी लेड होगा। लेड यानी कि पीबी। लेड जो होता है आपका, वो लेड जो होगा एज अ मेटल होगा और वो आपका बनेगा एनोड। तो एनोड पर आपका लेड होगा, लेड प्लेट होगी, ग्रिड बोल लो या प्लेट बोल लो, और इसके अंदर स्पंजी लेड भरा होगा, मतलब पूरी तरीके से लेड होगा। ठीक है, तो एनोड आपका लेड होगा, तो सिंपल आप एनोड को बोल सकते हो भैया ये पीबी होगा। ग्रिड होगी पीबी की, लेड की, और उसके अंदर स्पंजी लेड भी भरा होगा, स्पंजी पीबी भी इसके अंदर भरा होगा। ठीक है, तो वो आपका पीबी होगा। दूसरा कैथोड। कैथोड भी ग्रिड होंगी, लेकिन किसकी होंगी, लेड की, विच विल बी पैक्ड विथ लेड डाइऑक्साइड। मतलब कैथोड जो होगा वो आपका PbO2 का होगा, लेड डाइऑक्साइड। तो वो भी ग्रिड होगी लेड की, लेकिन उसके अंदर क्या भरा होगा, उसके अंदर भरा होगा लेड डाइऑक्साइड। तो वो आप लेड डाइऑक्साइड से पैक कर दोगे उसको। तो ये आपका जो कैथोड है वो लेड डाइऑक्साइड का है। तो देखो कैथोड जो है वो आपका लेड डाइऑक्साइड का है, और जो एनोड है वो आपका सिंपल लेड प्लेट का है। ठीक है, तो Pb इज योर एनोड एंड PbO2 इज योर कैथोड। क्लियर? इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा इसमें, एक एसिड, किंग ऑफ केमिकल, सल्फ्यूरिक एसिड, जो 38% वेट बाय वेट होगा, 38% वेट बाय वेट। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होगा, जो 38% वेट बाय वेट रहेगा। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो रहेगा वो पानी के साथ रहेगा, बट इट विल बी 38% वेट बाय वेट। क्लियर हो गया? और वो यहां पर होगा, तो दिस विल बी एन इलेक्ट्रोलाइट, जो कि H2SO4 का होगा, विच इज 38% वेट बाय वेट, और मास बाय मास कुछ भी बोल सकते हो आप, इसको 38% रहेगा। क्लियर हो गया? तो ये इसका पूरा एक सेटअप होता है, और ये मैं एक सेल का सेटअप बता रहा हूं। ऐसे हर सेल होंगे इसी सेटअप के साथ, और हर सेल का एक वोल्टेज होगा जो 2 वोल्ट होगा, और क्लब करके सारे वोल्टेज जो आएंगे वो 12 वोल्ट के आएंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बात करते हैं। अब इसी में बच्चों ये आपके सामने पूरा सेटअप दिया हुआ है। ये एनोड कौन है, पीबी का, कैथोड कौन है, लेड डाइऑक्साइड PbO2 का। जाहिर सी बात है एनोड वो होगा जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जाहिर सी बात है पीबी होगा जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, तो पीबी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और कन्वर्ट कर लेगा Pb+2 में। लेकिन यहीं पर SO4-2 आयंस घूम रहा है, तो SO4-2 आयंस इधर जाएंगे Pb+2 के पास, ये Pb+2 बन जाएगा, और SO4-2 के आयंस इसको मिलेंगे, तो आगे चलकर ये अपने आप को PbSO4 बना लेगा, जिसको हम लेड सल्फेट बोलते हैं। ये रिएक्शंस में आपको बताऊंगा। वो इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, यहां वो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे कैथोड के द्वारा, और कैथोड के बाद वहां पर एक रिएक्शन होगी जो ओवरऑल एक रेडॉक्स रिएक्शन मानी जाएगी। लेकिन ये पूरा एक कंपोजिशन है। तो अब देखो आपके पास Pb है, ठीक है, आपके पास H+ के आयन से जो H2SO4 से निकले होंगे डिसोसिएशन से, SO4-2 के आयन से सल्फ्यूरिक एसिड से ही निकले होंगे, और यहां PbO2 है, यहां पर आपका PbO2 है कैथोड के एंड पर। क्लियर हो गया? तो ये एक सेटअप आपको यहां पर बताया है। अब आप देखते हैं इसकी रिएक्शंस। सबसे पहले ये रिएक्शंस जो देख रहे हैं ये डिस्चार्जिंग पर देख रहे हैं। किस पर देख रहे हैं? डिस्चार्जिंग पर। मतलब जब आप इस बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हो, जब आप इस बैटरी से डिराइव करवाना चाहते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसके अंदर के केमिकल एनर्जी का यूज अप होगा और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको देंगे। यानी कि केमिकल रिएक्शंस इस बैटरी के अंदर होगी और वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे डिस्चार्जिंग के वक्त। क्या रिएक्शंस होगी? रिएक्शंस देखते हैं। एनोड पर Pb है, सिंपल लेड है, सॉलिड फॉर्म में पूरी ग्रिड भरी हुई है लेड की, जिसके अंदर स्पंजी लेड था, और SO4-2 है। ये सल्फेट आयन कहां से मिला है? ये आपको इलेक्ट्रोलाइट से मिला है। क्योंकि लेड अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो लेड बन जाएगा Pb+2,
Pb+2SO4-2 के साथ मिलेगा तो बन जाएगा PbSO4। तो देखो ये बन गया PbSO4 और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। ये लेड ने Pb ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। कैथोड, ये हो गया ऑक्सीडेशन जो एनोड पे हो रहा है। तो दिस इज ऑक्सीडेशन जो एनोड पे हो गया, दिस इज ऑक्सीडेशन जो एनोड पे हो गया। अब ध्यान से सुनना, कैथोड जहां क्या होना है, रिडक्शन होना है, यानी कि वो जो 2 इलेक्ट्रॉन लेड ने निकाले थे वो 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास आएंगे। यहां बैठा है PbO2 और 4H+ आयन एंड SO4-2 आयन और 2 इलेक्ट्रॉन ये ऐड करेंगे। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये Pb भी क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को निकाल देगा, इस ऑक्सीजन को भेज देगा H+ के पास माइनस के फॉर्म में। ठीक है, मतलब O2 जाएंगे माइनस के रूप में किसके पास, 4H+ के पास। तो 2O 4H प्लस माइनस खत्म, H2O बन जाएंगे। तो पहली बात तो ये तो 2H2O बन जाएंगे। लेकिन जब O2 जाएगा तो जाहिर सी बात है -4 लेकर जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन जाता तो -2 लेकर जाता, तो ये -4 लेकर जाएगा। और अगर ये -4 लेकर जा रहा है तो फिर यहां पर जो Pb बैठा है उसको +4 बनाकर जा रहा है। ये बात मानते हो? PbO2 है, चार्ज देख लो, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, तो 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया -4, तो Pb पर कितना आ गया +4। ये Pb जो +4 में, ये ऊपर एनोड से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले उनको गेन कर लेगा। तो ये Pb+4 क्या करेगा, कैथोड पे बैठा बैठा 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और अपने आप को Pb+2 कर लेगा। मतलब जो +4 था पहले, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, +2 में। यहां पर भी सल्फेट आयन है, मतलब यहां पर भी आपका Pb+2 बना तो सल्फेट आयन यहां पर भी भगे जो SO4-2 है। Pb+2 और SO4-2 PbSO4 बन जाएंगे। तो ये बन गया, देखो लेड सल्फेट, ये बन गया आपका लेड सल्फेट। मेरी बात समझ में आ रही है? सो दिस विल बी योर लेड सल्फेट। अब ये जो लेड सल्फेट बन गया आपका, ये 2H2O के साथ बना है, ये आपकी रिएक्शन हो गई। तो ये हो गया आपका कैथोड जहां रिडक्शन हो रहा है। दोनों को ऐड कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन जो ये थे, 2 इलेक्ट्रॉन ये थे, खत्म हो गए। SO4-2 SO4-2 एडअप हो जाएगा। लेकिन मेरी बात को समझना, एक Pb सॉलिड, तो ये आ गया Pb सॉलिड, प्लस PbO2, ये आ गया PbO2 प्लस 2H2SO4। 2H2SO4 क्यों? क्योंकि SO4 और SO4 2 हो गए और 4H+ भी है यहां पर। 4H+ है तो प्लस और -2 तो न्यूट्रल हो गया। H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल बन गए, खत्म। गिव्स, यहां क्या बचा, PbSO4, तो ये आ गया PbSO4 प्लस 2H2O, तो यहां 2H2 आ गया। ये भी PbSO4 था तो 2 मोल आ गए PbSO4, ठीक है, प्लस 2H2O। ये हो गई ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया रिएक्शन आपको? सिंपल। एनोड पे क्या हुआ, Pb था जिसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, क्या बना, Pb+2। लेकिन जब Pb+2 बना तो सल्फ्यूरिक एसिड से SO4-2 भी वहां पर आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड से SO4-2 आ गया और उन्होंने बना लिया PbSO4। तो एनोड पर आपको मिलेगा PbSO4 जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका होगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, कैथोड के पास। कैथोड पे क्या चल रहा है, कैथोड पे PbO2, लेड डाइऑक्साइड, PbO2, और PbO2 के साथ SO4-2 के आयंस भी रहेंगे और H+ के आयंस भी रहेंगे। लेकिन होगा क्या, O2 जो है PbO2 में से, वो O2 निकल जाएगा और -4 का चार्ज लेकर +4H+ के पास जाएगा। तो H4 प्लस H4 के पास जाएगा। 4H+ और O2 मिलकर वाटर बन जाएंगे, 2H2O बन जाएंगे। लेकिन वहां जो लेड है जिसके पास से O2 गया है, वो लेड अब अपने ऊपर +4 का चार्ज रख लेगा, क्योंकि O2 गया तो -4 गया है, तो Pb पे +4 आएगा। Pb का +4 2 इलेक्ट्रॉन जो एनोड ने रिलीज करे थे उनको गेन कर लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन जो एनोड ने रिलीज किए थे उनको गेन कर लेगा और +4 का चार्ज अपने आप को +2 में कन्वर्ट कर लेगा। +4 का चार्ज अपने आप को +2 में कन्वर्ट कर लेगा। ये +2 आगे चलकर वापस SO4-2 के साथ मिलेगा और बन जाएगा PbSO4। तो ये बन गया यहां पर भी PbSO4 अलॉन्ग विद H2। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4 गिव्स PbSO4 प्लस H2O। यहां इलेक्ट्रोलाइट कौन था, H2SO4 जो डिकंपोज हो रहा है, क्योंकि वो PbSO4 बना रहा है। तो H2SO4 100% आपका डिकंपोज होगा, मतलब ये 100% अपना पोटेंशियल ड्रॉप करेंगे, करते भी हैं।
जब आपका इन्वर्टर शुरुआत में जब पावर कट जाती है तो बहुत अच्छी वर्किंग करता है, 4 ट्यूबलाइट 4 पंखे तेजी से चलते हैं। लेकिन 2-3 घंटे तक अगर लाइट नहीं आई तो पंखे की रफ्तार देखना, 1-2 पंखे की रफ्तार कम हो चुकी होगी, एक आध ट्यूबलाइट बुझ चुकी होगी। क्यों? क्योंकि अब इन्वर्टर लोड नहीं उठा रहा। इन्वर्टर क्यों लोड नहीं उठा रहा? क्योंकि उसके अंदर जो बैटरी है वो लोड नहीं उठा रही। बैटरी क्यों लोड नहीं उठा रही? क्योंकि जो H2SO4 आपने इस्तेमाल किया वो अपना डिकंपोज हो रहा है, वो इलेक्ट्रोलाइट अपने आप को जितना ज्यादा यूज्ड अप होता जाएगा उतना वो अपनी खपत करता जाएगा, यानी कि वो उतना यूज्ड अप होता जाएगा। और अगर वो उतना यूज्ड अप होता गया तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रोलाइट डिकंपोज होगा, जिससे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यानी कि जो वोल्टेज वो देते हैं 12 वोल्ट, 2 वोल्ट हर एक सेल देता है, तो हर एक 2 वोल्ट कम होता जाएगा और ओवरऑल सेल का आउटपुट 12 वोल्ट से नीचे आ जाएगा। तो आपके धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उस पर डिपेंडेंट है वो वर्किंग करना बंद करते जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये है PbSO4, ये है H2SO4 का कमाल, जो कि डिकंपोज होता है। लेकिन आप इसको बचा सकते हो, मतलब इसको आप बाद में रीयूज कर सकते हो। जैसे लाइट आ गई वापस से, तो आप इसको रीयूज, मतलब इसको वापस से H2SO4 को गेन कर सकते हो। कैसे गेन करोगे वो एक्सप्लेन करूंगा, वो रिचार्जिंग के वक्त होगा। ये तो अभी डिस्चार्जिंग है, ये अभी आपने डिस्चार्ज किया है। अभी मैं रिचार्जिंग के रिएक्शंस बताता हूं, बट आई होप आपको डिस्चार्जिंग की रिएक्शंस लेड एसिड बैटरी की कंप्लीट हो गई, मतलब पूरी तरीके से समझ में आ गई हो। क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लो। तो स्टूडेंट ये हमने देख लिया यहां पर लेड स्टोरेज बैटरी का डिस्चार्जिंग के वक्त जो रिएक्शंस होता है वो रिएक्शंस हमने समझ ली और बहुत डिटेल में समझी है। अब क्या होगा, ये लेड स्टोरेज बैटरी आपको दिखाई है, ये सारी आपके रिएक्शंस आपको समझाई है, एंड द सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड अप इन द डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्ज के वक्त सल्फ्यूरिक एसिड आपका कंज्यूम्ड हो रहा है, ये बात हमने देखी भी थी वहां पे, एंड इट्स डेंसिटी फॉल्स, और अल्टीमेटली उसकी डेंसिटी जो होगी वो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में घट जाएगी, कम हो जाएगी, गिर जाएगी। इट नीड्स रिचार्जिंग इफ द डेंसिटी फॉल्स बिलो 1.2 ग्राम पर सीसी। अगर 1.20 ग्राम पर सीसी से नीचे हो गया सल्फ्यूरिक एसिड तो आपका इन्वर्टर एक साउंड दे देगा, बीप साउंड दे देगा और बोल देगा कि भाई साहब अब इसको रिचार्ज करने की जरूरत है, क्योंकि बैटरी अब बोल गई है। क्लियर हो गया? तो आपको उसको रिचार्ज करना पड़ेगा अगर सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी 1.20 ग्राम पर सीसी से भी नीचे जाती है तो। कंसेप्ट क्लियर है? अब आते हैं उसके रिचार्जिंग के वक्त कि अब रिचार्जिंग में करना क्या होता है। अब देखो रिचार्जिंग में आपको उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स देना पड़ेगा, मतलब अब आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे और वो वापस से उस सारे केमिकल्स को रिस्टोर कर लेगा। कौन से केमिकल्स को रिस्टोर कर लेगा? जो उसने कंज्यूम्ड करे थे डिस्चार्जिंग के वक्त। तो जो भी उसने कंज्यूम किए थे डिस्चार्जिंग के वक्त वो केमिकल्स, उन केमिकल्स को वो वापस से रिस्टोर कर देगा अगर आप उसको इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट करते हो तो। अब इलेक्ट्रिकल सोर्स, पहली बात 2-3 चीजें मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जो इलेक्ट्रिकल सोर्स आप दोगे वो डायरेक्ट करंट का सोर्स होगा, मतलब आपको उसको डायरेक्ट करंट देना पड़ेगा। एक बात तो ये हो गई, ठीक है, क्योंकि जब आप उसको डायरेक्ट करंट दोगे तो वो आपका वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर आपको केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। दूसरी बात, आप टर्मिनल्स बदल दोगे, यानी कि जो रिचार्जिंग के वक्त आपका एनोड था वो एक्सटर्नल सोर्स के कैथोड से कनेक्टेड होगा, मतलब जो एक्सटर्नल डायरेक्ट करंट आप दे रहे हो उसके कैथोड से कनेक्ट करोगे, मतलब आपका एनोड को अब आप कैथोड बना दोगे। और जो आपका रिचार्जिंग, जो आपका डिस्चार्जिंग के वक्त कैथोड था वो रिचार्जिंग के दौरान एनोड बन जाएगा। वो रिचार्जिंग के दौरान मतलब एक्सटर्नल सोर्स जो होगा उसके एनोड से कनेक्ट होगा। तो मतलब सिंपल शब्दों में कहूं तो जो एनोड है वो कैथोड बन जाएगा और जो कैथोड है वो एनोड बन जाएगा। ये होगा रिचार्जिंग में, ठीक है। तो वो ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ अ सुइटेबल वोल्टेज द इलेक्ट्रोड रिएक्शन गेट्स रिवर्स्ड। इलेक्ट्रोड की रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। और रिवर्स कैसे होगी? एनोड जो वहां पर बन रहा था वो अब कैथोड की तरह काम करेगा और जो कैथोड वहां पर था वो अब एनोड की तरह काम करेगा। कैसे करेगा मैं आपको समझाता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मेरे को स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी, मैं समझाता हूं आपको, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो यहां पर देखो ये रिएक्शन थी, ये था आपका एनोड। अब आप रिचार्जिंग के दौरान
इसको मान लोगे कैथोड, और रिएक्शन में जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, अब आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाओगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाओगे? ऐसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे। तो रिएक्शन में PbSO4 जो बन चुका था, डिस्चार्ज जब हुआ था ये बैटरी, तो वो PbSO4 अब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे? एक्सटर्नल सोर्स से। वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आपको Pb प्लस SO4 माइनस 2 दे देगा। तो मैं रिएक्शन लिख देता हूं, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb प्लस SO4 माइनस 2। तो Pb प्लस SO4 माइनस 2, ये रिएक्शन हो गई। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये हो गई आपकी एनोड वाली रिएक्शन, जो रिचार्जिंग के वक्त कैथोड बन जाएगा। वहीं दूसरी ओर कैथोड वाली रिएक्शन रिचार्जिंग के दौरान आपकी एनोड बन जाएगा। टर्मिनल चेंज हो गए, और एनोड बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन अगर ऐसे देख रहे हो तो गेन हो रहा है, तो आप ऐसे नहीं देखोगे, आप रिएक्शन ऐसे देखोगे। मतलब यहां पर जो प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट बनेगा और ये आपको दे देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, फिर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो रिएक्शन लिख देता हूं यहां पर भी, PbSO4 प्लस 2H2O गिव्स क्या क्या? PbO2 प्लस 4H प्लस, PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 माइनस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब क्या करें? दोनों को ऐड कर दें। दोनों को ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन ऐसे में आ रही है, वही रिएक्शन को आपको बस ऐसे में लिख देना है। तो रिएक्शन क्या बन गई फाइनली? PbSO4 प्लस 2H2O gives Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4। अब आप देखो, आपके जो केमिकल्स है वो आपको वापस मिल गए। Pb आपका कौन था? एनोड, वापस मिल गया। PbO2 आपका कौन था? कैथोड, वापस मिल गया। और H2SO4 आपका कौन था? इलेक्ट्रोलाइट, आपको वापस मिल गया। तो ये आपको वापस मिल गए। तो इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन आप मानोगे, ये पूरी रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन हो रही है रिचार्जिंग के वक्त। तो ये सारी रिएक्शन जो है ये रिचार्जिंग के वक्त हो रही है। समझ में आया? ऊपर वाली रिएक्शन एनोड की, नीचे वाली रिएक्शन कैथोड की, और ये ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन। तो पूरी रिएक्शन अपोजिट हो गई। जो आपने लिखा था ये पूरी रिएक्शन अपोजिट हो गई। ये रिएक्शंस आपको कहां मिली थी? डिस्चार्जिंग के वक्त। ये डिस्चार्जिंग के वक्त था। तो बस उसको अपोजिट कर लेना, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप अपोजिट कर लेना, एक चीज याद हो गई तो वो आपका रिचार्जिंग के वक्त की रिएक्शंस आ जाएंगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया? यही रिएक्शन हमने वहां पर उस स्लाइड में भी लिखे। मैं आता हूं उस स्लाइड पे वापस। हम जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, और ये रिएक्शन को मैं टैली करवाता हूं। आप स्क्रीनशॉट लो पहले। ये रिएक्शन PbSO4 प्लस H2O gives Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। ये सारे केमिकल्स वापस मिल गए। ये वापस बन जाएगा एनोड, ये वापस बन जाएगा कैथोड, और ये बन जाएगा वापस से इलेक्ट्रोलाइट। जब आपको वापस से इसको डिस्चार्ज करना होगा, तो यूज करना होगा। तो क्लियर हो गया? तो ये आपके वापस से केमिकल्स मिल गए। एज अ रिजल्ट, लेड इज डिपॉजिटेड ऑन द एनोड, PbO2 ऑन द कैथोड एंड H2SO4 एज इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको हम कहेंगे कि हमारे सारे केमिकल्स वापस से हमको रीस्टोर्ड हो गए। और जब तक आप एक्सटर्नल सोर्स दोगे जो कि डायरेक्ट करंट का सोर्स होगा, तब तक ये रिएक्शन चलती जाएगी, तब तक ये रिएक्शन चलती जाएगी। और जैसे ही लाइट सोर्स बंद किया, डायरेक्ट करंट का सोर्स बंद किया, तो अब वो इन्वर्टर जो है, बैटरी जो है, वो अब यूज्ड अप होने लगी है। मतलब अब वो आप उसका काम ले रहे हो, मतलब अब वो डिस्चार्ज होने लगी। और डिस्चार्ज की रिएक्शन हम ऑलरेडी देख चुके। क्लियर हो गया बच्चों? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बात करते हैं दूसरे सेल और बैटरी की, जिसको निकल कैडमियम सेल बोलते हैं। लेकिन आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट, ये देख लिया हमने लेड स्टोरेज बैटरी को। अब हम लोग देखते हैं एक और सेल जो कि सेकेंडरी बैटरीज में ही आता है, सेकेंडरी सेल में ही आता है, जिसको आप रिचार्ज कर सकते हो, और वो है निकल कैडमियम सेल। निकल और कैडमियम का सेल है। निकल और कैडमियम दोनों आपके मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक सीरीज के मेटल्स होते हैं, लेकिन यहां पर निकल और कैडमियम सेल आपका एक सेल देता है जो कि एक सेकेंडरी सेल माना जाता है, जिसको आप बार बार रिचार्ज कर सकते हो। मैं आपको बता दूं,
निकल कैडमियम सेल आजकल ज्यादा पॉपुलर है, मतलब जैसे कैलकुलेटर्स होते हैं आपके, तो कैलकुलेटर्स में जो सेल लगता है वो निकल कैडमियम सेल होता है। कैलकुलेटर्स में, कई कैलकुलेटर्स में सोलार पैनल भी होते हैं तो सन एनर्जी से भी चलते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स होते हैं वो चलते हैं निकल कैडमियम सेल से। इनका लॉन्ग रन पर देखा जाए तो ये लंबे समय तक चलते हैं। किससे कंपेयर कर रहा हूं मैं इनको? लेड स्टोरेज बैटरी से। तो लेड स्टोरेज बैटरी के कंपैरिजन पे ये लंबे समय तक चलते हैं। बस इनके साथ दिक्कत ये कि थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि मेटल्स थोड़े से एक्सपेंसिव है, निकल और कैडमियम, तो लिटिल बिट एक्सपेंसिव होते हैं एज कंपेयर टू लेड स्टोरेज बैटरी, लेड एसिड बैटरी से। देखते हैं निकल कैडमियम। निकल कैडमियम सेल हैज अ लॉन्गर लाइफ देन द लेड स्टोरेज सेल, बट इट इज रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव। इट्स नॉमिनल वोल्टेज इज 1.4 वोल्ट, तो ये 1.4 वोल्ट देता है इनका एक सेल। द सेल इज रग्ड एंड डिपेंडेबल। ये सेल जो होता है ये डिपेंडेबल रहता है, मतलब आप इसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज कर सकते हो। इनमें कोई भी लीकेज का या किसी भी चीज का समस्या नहीं आती, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए बहुत जरूरी है। एंड ड्यू टू इट्स डिपेंडेबिलिटी इट इज एन आइडियल फॉर पोर्टेबल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स। जितने भी पोर्टेबल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे आपके रेडियो, ट्रांजिस्टर्स, टेलीविजन सेट, जो छोटे छोटे पोर्टेबल्स आते हैं ना, आप उनमें इनको लगाकर उनको ऑपरेट कर सकते हो। तो ये इन निकल कैडमियम सेल की खास बात है। स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर रिएक्शन देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं रिएक्शंस की। तो सबसे पहले निकल कैडमियम सेल की अगर हम बात करें तो इसमें जो एनोड होगा वो आपका कैडमियम का मेटल होगा, मतलब जो एनोड होगा वो आपका कैडमियम का मेटल होगा। दिस इज एनोड, नेगेटिव प्लेट है जो आपका कैडमियम का मेटल होता है, तो कैडमियम विल बी ट्रीटेड एज एनोड एंड कैथोड विल बी मेटल ग्रेड कंटेनिंग निकल डाइऑक्साइड। निकल डाइऑक्साइड जो होगी वो आपका कैथोड बनेगा। तो यहां पर जो कैथोड है, जो पॉजिटिव प्लेट है, ये कैथोड आपका NiO2 का होगा, निकल डाइऑक्साइड का। दिस इज NiO2, निकल डाइऑक्साइड। तो ये आपका निकल डाइऑक्साइड जो रहेगा ये आपका कैथोड की तरह ट्रीट किया जाएगा, इमर्स्ड इन KOH सॉल्यूशन व्हिच एक्ट्स एन इलेक्ट्रोलाइट। ये जो KOH सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो एनोड हो गया कैडमियम मेटल CD, कैथोड हो गया आपका NiO2, निकल डाइऑक्साइड NiO2। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि निकल का +4 आयन आपका कैथोड बन जाएगा, ये भी बोल सकते हो। और KOH सॉल्यूशन आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा। इसमें ये इस तरीके से दिखेगा निकल कैडमियम सेल आपका, जैसे ड्राई सेल होता है वैसे ही इसका लगभग स्ट्रक्चर होता है, बट इसके जो कैथोड और एनोड होते हैं वो अलग होते हैं। रिएक्शन प्रोडक्ट्स एडहे टू द इलेक्ट्रोड्स एंड दस द रिएक्शंस कैन बी रिवर्स ड्यूरिंग चार्जिंग। तो रिएक्शन के जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं ये इलेक्ट्रोड्स पर ही मिलते हैं, और इलेक्ट्रोड्स पर ही मिलने की वजह से ये इलेक्ट्रोड्स के टर्मिनल को हम बदलकर उनको वापस से हम लोग रिचार्ज भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपके इलेक्ट्रोड्स आपको किसी भी आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे किसी भी रिएक्शन के, अगर वो इलेक्ट्रोड पे मिल रहे हैं तो इलेक्ट्रोड के टर्मिनल बदल के आप वापस से उन केमिकल्स को रिस्टोर भी कर सकते हो। इंटर सोल्यूशन या एनोड वाला कैथोड की तरफ या कैथोड वाला एनोड की तरफ आप ले जा सकते हो, अगर आपके प्रोडक्ट इलेक्ट्रोड पे ही मिलते हैं तो। क्लियर हो गया कैसे? वो टर्मिनल्स को आपने एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर देना है, तो वो हो जाएगा क्या, उसका रिचार्जिंग। लेकिन रिचार्जिंग से पहले हम डिस्चार्जिंग देखते हैं। तो पहले हम डिस्चार्जिंग की बात करते हैं। ये है डिस्चार्जिंग की रिएक्शंस। तो डिस्चार्जिंग के वक्त क्या होने वाला है? एनोड जो है कैडमियम का बना हुआ है, तो ये कैडमियम के एनोड जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और OH माइनस जो होगा वो इलेक्ट्रोलाइट से मिलेगा। तो आप यहां पर देखिए कैडमियम व्हेन लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कन्वर्ट होगा खुद को कैडमियम +2 में, कैडमियम +2 में 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद। लेकिन जैसे ही +2 होगा तो OH माइनस आयन आ जाएगा, तो कैडमियम +2 पर OH माइनस आयन आ जाएंगे, वो भी 2, और बन जाएंगे कैडमियम हाइड्रोक्साइड। तो CdOH2, ये बन गया कैडमियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया? तो दिस इज CdOH2, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। एनोड है तो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऑक्सीडेशन दिखाना है। तो ये एनोड की रिएक्शन थी, ये थी एनोड की रिएक्शन, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। अब मेरी बात को समझना, कैथोड जहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब एनोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल कर आए वो यहां पर आकर गेन हो किए जाएंगे, यहां पर रिडक्शन प्रोसेस होगा। गेन कौन करेगा? NiO2, क्योंकि जो NiO2 है वो +4 स्टेट में। तो आप ऐसा कह सकते हो कि यहां पर जो Ni होगा वो +4 स्टेट में जो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और अपने आप को Ni +2 की स्टेट में कन्वर्ट करेगा।
+4 में अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो पॉजिटिविटी कम होगी, तो +4 से +2 ही रह जाएगा, +2 बन जाएगा। और वो कैसे होगा? क्योंकि वो निकल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि वहां H2O जो आएगा वो आपका OH माइनस आयन जो KOH एक्वस सॉल्यूशन लिया था उसके H2O में से OH आ जाएगा, फिर कुछ OH माइनस रिलीज भी हो जाएगा, ये OH माइनस यहां पर रिलीज भी हो गया। ठीक है, ये यूज्ड अप हुआ था एनोड में, ये हमने वापस दे दिया। हुआ क्या? ओवरऑल रिएक्शन जब आपने दोनों को ऐड करी, ओवरऑल रिएक्शन जब दोनों को ऐड करी तो OH माइनस से OH माइनस कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या बचा? कैडमियम सॉलिड प्लस NiO2 gives कैडमियम OH होल ट्वाइस प्लस NiOH होल ट्वाइस, ये एक ही होगा, यहां पर दोनों ही आएंगे। सो यहां पर निकल और ये हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गई मेरी बात? तो यहां पर आपका एक ही आएगा, तो यहां पर आपके 2 नहीं आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? सो दिस इज NiO2 and this NiO2 plus H2O plus CD, that is cadmium gives CdOH whole twice plus nickel hydroxide। ये आपकी ओवरऑल redox रिएक्शन हो गई। So this will be overall redox reaction। तो इसमें कैडमियम आप देख रहे हो, कैडमियम खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये हो गया ऑक्सीडेशन, और निकल डाइऑक्साइड खुद को रिड्यूस कर रहा है NiOH, तो ये खुद को रिड्यूस कर रहा है। निकल यहां +4 में था, यहां आकर +2 हो गया। कैडमियम यहां पर न्यूट्रल स्टेट में था, यानी कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहां आकर +2 हो गया। क्लियर हो गया? तो 0 से +2 ऑक्सीडेशन, +4 से +2 रिडक्शन, और H2O आपका जो था वो एक्वस फॉर्म में जो KOH था उस एक्वस KOH में वही H2O था जो वहां पर यूज्ड अप हुआ। क्लियर हो गया? इसमें जो OH माइनस आयंस थे वो आपको मिल भी गए जो आपने एनोड में यूज भी किए थे, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का डिकंपोजिशन होगा नहीं KOH का, इसलिए ये लॉन्ग रन पर चलेंगे। तो कैलकुलेटर के जो सेल्स होते हैं वो आपने देखा होगा, आपको बहुत बार रिप्लेस नहीं करने पड़ते। एक कैलकुलेटर 2-3 साल 4 सालों तक चल जाता है। रीजन बीइंग क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो सेल है वो लॉन्ग रन पर चल सकता है, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रोलाइट डिकंपोज नहीं करता। जो एनोड पे यूज होता है इलेक्ट्रोलाइट वो कैथोड पे रिलीज भी हो जाता है। तो ओवरऑल रिएक्शन में हमें इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है। क्लियर हो गया? ये थी डिस्चार्जिंग के वक्त। रिचार्जिंग में क्या करना है? अपोजिट कर देना है, कुछ नहीं करना। एनोड को बना दो कैथोड, तो ये रिएक्शन आप ऐसे लिखोगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि ऐसे में, और ये बनेंगे। कैथोड को बना दोगे एनोड, तो ये रिएक्शन ऐसे में लिखोगे, तो ऐसे में ये यहां पर, और प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा कैथोड, क्योंकि एनोड बन जाएगा जहां ऑक्सीडेशन होता है। और ओवरऑल रिएक्शन फिर ऐसे देखोगे, तो जो कैडमियम आपने यूज कर लिया था वो ऐसे में वापस बन गया, ऐसे में रिएक्शन हुई तो NiO2 जो यूज हो चुका था वो वापस बन गया, और H2O भी वापस मिल गया। तो कैडमियम और NiO2 जो मेन एनोड और कैथोड थे वो आपको वापस ऑब्टेन हो जाएंगे एज अ केमिकल। लेकिन कब? जब टर्मिनल बदलोगे। टर्मिनल बदलने के लिए कैसे बदलना है? एनोड को कैथोड और कैथोड को एनोड बनाना है। कैसे बनाओगे? जब कोई एक्सटर्नल सोर्स इनके साथ, इलेक्ट्रिकल सोर्स इनके साथ कनेक्ट कर दोगे। सिंपल। क्लियर हो गया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम इसको लेकर आगे बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये था इसका किसके वक्त? ये था इसके पूरी सेल्स किसके वक्त? डिस्चार्जिंग के वक्त। रिचार्जिंग के वक्त हमें क्या करना है? मैं रिचार्जिंग की रिएक्शंस यहां लिखवा देता हूं। रिचार्जिंग में क्या होगा? ध्यान से देखेंगे। रिचार्जिंग में जो आपका एनोड और कैथोड है वो एनोड आपका कैथोड बन जाएगा, मतलब जो एनोड है वो आपका कैथोड बन जाएगा। तो अब कैथोड पे रिएक्शन देखोगे क्या होगी? ये रिएक्शन रिवर्स में लिख देना। कैडमियम हाइड्रोक्साइड जो बन चुका था वो अब 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा, क्योंकि खुद को वो रिड्यूस करेगा, क्योंकि यहां पर रिडक्शन होगा, और क्या बन जाएगा? CD कैडमियम सॉलिड प्लस 2OH माइनस आयन। ये हो गया कैथोड पर। एनोड पर क्या होगा? जहां क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पर क्या होगा आपका? ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो ये रिएक्शन आप रिवर्स में लिख दोगे। तो क्या हो जाएगा? NiOH होल ट्वाइस, NiOH होल ट्वाइस प्लस 2OH माइनस 2OH माइनस गिव्स NiO2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो निकाल रहा है ऐसे में, क्यों? इसका मतलब ऑक्सीडेशन कर रहा है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। क्या करें? दोनों को ऐड कर दें। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। OH माइनस जो आपने एनोड में यूज किया है वो कैथोड से रिलीज हो गया।
पहले वो एनोड में यूज किया था और कैथोड से रिलीज हो गया था। अब आपने कैथोड में, आप देखोगे कि वो कैथोड में रिलीज हो रहा है और एनोड में आपने इसको यूज कर लिया, तो ये आपका अपोजिट हो गई रिएक्शंस। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब ओवरऑल रिएक्शन को आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे इसको। जो एनोड था उसको मैंने कैथोड बना दिया और जो कैथोड था उसको मैंने एनोड बना दिया, तो अब क्या होगा, दो दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। फाइनल रिएक्शन क्या आ गई? फाइनल रिएक्शन लिख लेते हैं, CdOH होल ट्वाइस प्लस NiOH होल ट्वाइस गिव्स कैडमियम इन सॉलिड स्टेट प्लस NiO2 प्लस 2H2O। ये अपनी फाइनल रिएक्शन आ गई। तो जो कैडमियम आपने यूज अप कर लिया था वो वापस मिल गया, NiO2 जो आपने यूज अप कर लिया था वो वापस मिल गया, और वाटर के 2 मोल्स भी मिल गए। ये हो गई रिचार्जिंग के वक्त। और ये टर्मिनल कैसे बदलोगे? एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करके। तो एक्सटर्नली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप दोगे, मतलब आप इनको एक सॉकेट में इसको कनेक्ट करोगे, तो एनोड वाला जो पार्ट था, जो इलेक्ट्रोड एनोड बनकर रह रहा था, आप उसको कैथोड से कनेक्ट कर दोगे, और जो कैथोड बनकर रह रहा था आप उसको एनोड से कनेक्ट करके एनोड बना दोगे। क्लियर हो गया कंसेप्ट? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग एक अंतिम सेल की बात करेंगे। यहां हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी कंप्लीट हो गया। एक और सेल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत पॉपुलर है, फ्यूल सेल जिसको हम बोलते हैं, H2O2 सेल भी इसको नाम से जाना जाता है, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो बच्चों अभी हमने देख लिया निकल कैडमियम सेल के बारे में, और निकल कैडमियम सेल के बारे में डिटेल में जान लिया। ये डिस्चार्जिंग के वक्त था, और यहां जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा वो रिचार्जिंग के वक्त था। तो डिस्चार्जिंग की रिएक्शन ये थी, और रिचार्जिंग की रिएक्शन यहां मैं बता चुका था आपने, जिसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम आगे बात करते हैं, और अब एक नए सेल के टाइप को समझते हैं, जो कि होता है फ्यूल सेल। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल तो हमने कंप्लीट कर लिया है पूरी तरीके से। अब ये तीसरे टाइप का एक और सेल है जिसको फ्यूल सेल बोलते हैं। अब जैसा कि नाम बता रहा है, फ्यूल से बनने वाला सेल है ये एक्चुअली। कैसे, मतलब समझना, कोई भी फ्यूल को जलाने पर जो एनर्जी निकलती है, अगर हम उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स में कन्वर्ट कर पाए, मतलब अगर उस एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिराइव कर पाए, तो क्योंकि कंबशन ऑफ फ्यूल से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाली है, तो ऐसे सेल को हम फ्यूल सेल बोलते हैं। सो फ्यूल सेल क्या है? सेल इन विच द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कंबशन ऑफ फ्यूल्स। तो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से प्रोड्यूस करी? किसी फ्यूल को जलाने पर, तो वो सेल को आप फ्यूल सेल का नाम देते हो। तो दैट सेल विल बी कॉल्ड एज फ्यूल सेल, क्योंकि वो कंबशन ऑफ फ्यूल्स। और फ्यूल कौन कौन से होंगे? हाइड्रोजन को जलाओ, कार्बन मोनोऑक्साइड जलाओ, मीथेन जलाओ, कोई सी भी गैस जलाओगे, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस हो, हाइड्रोजन गैस हो, मीथेन गैस हो, उसके जलने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो अगर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो पा रही है, तो हम ऐसे सेल को फ्यूल सेल बोल देंगे। अब इसी फ्यूल सेल में बड़ा फेमस सेल हम लोगों के पास होता है, जिसको हम बोलते हैं H2O2 सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। ठीक है? सो दिस एनर्जी इज देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एनर्जी जो इस कंबशन ऑफ फ्यूल से मिलती है, उसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज अ काइंड ऑफ अ फ्यूल सेल, जो हम सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा यूज करते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल ऐसा कुछ होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें सारी चीजें क्या क्या हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स रहती हैं बस, कार्बन की, पोरस कार्बन की, एक तरफ से H2 की गैस को पास कराते हैं, एक तरफ से O2 की गैस को पास कराते हैं। बीच में एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होता है, जो कि एक्वस सोल्यूशन होता है, कंसंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन होता है NaOH का और KOH का। ये इसका अरेंजमेंट है, मैं आपको अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन याद रखना, अगेन, किसी भी फ्यूल के कंबशन से निकलने वाली एनर्जी को अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हो, तो इसका मतलब इवन कंबशन ऑफ फ्यूल कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनडायरेक्टली। सच सेल्स आर कॉल्ड फ्यूल सेल। और हम जो सबसे पॉपुलर सेल देते हैं वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, जिसको H2O2 सेल भी बोलते हैं। H2O2 सेल की मैं आपको वर्किंग बताता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों बात करते हैं H2O2 सेल की। सबसे पहले एक डिवाइस, सिंपल कंटेनर होता है। इसमें क्या करते हैं, आपके पास 2 रॉड्स होती हैं। यहां पर आपके पास, इसमें आप 2 रॉड्स इलेक्ट्रोड्स रखते हो। ये पोरस कार्बन की इलेक्ट्रोड्स होती है, पोरस कार्बन की इलेक्ट्रोड्स। एक को सप्लाई करते हो आप हाइड्रोजन गैस, और एक को सप्लाई करते हो आप ऑक्सीजन गैस, ऐसा। और इनके बीच में रहता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। ये होता है एक्वस, NaOH हो या KOH हो, OH माइनस आयन सप्लाई करेगा। ठीक है?
और H2 और O2, ये एनोड और कैथोड है रिस्पेक्टिव, लेकिन ये पोरस कार्बन की है, मतलब यहां पर ना पोरस कार्बन है। पोरस क्यों है? क्योंकि अगर H2 और O2 गैस किसी पोरस सब्सटेंस पे जाती है, पोरस मतलब छोटे छोटे से होल से, छोटे छोटे से छेदन पर, तो वो H2 और O2 आसानी से बैठ जाएगी। तो जो रिएक्शन है वो बहुत अच्छे से हो सकेगी, प्रॉपर या अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन हो सकेगा, क्योंकि जब कोई गैस किसी पोरस सब्सटेंस पे जाती है तो उसके सरफेस पर जाकर बैठ जाती है और मोर सरफेस एरिया एक्सपोज करती है, ज्यादा सरफेस एरिया देती है, जिससे रिएक्शन तेज हो जाती है। तो ये H2 और O2 के साथ होगा। सो H2 एंड O2 आर बबल्ड थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स इनटू द कंसंट्रेटेड एक्वस NaOH सॉल्यूशन। सो दे आर बीइंग बबल्ड। यहां से आप H2 के गैस फेंकोगे, यहां से आप O2 की गैस फेंकोगे। ये भी आपका कार्बन का पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड है, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड है, और ये भी आपका पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड है। ये दोनों ही आपके पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड है। क्लियर हो गया? और इसका डिटेल एनालिसिस आपको देता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां पर देखेंगे आप, ये H2 है, दिस इज एनोड ऑफ पोरस कार्बन कंटेनिंग सुइटेबल कैटलिस्ट। ये पोरस कार्बन है, H2 यहां से, तो यहां पर आपका H2 गैस चिपक जाएगी, एंड दिस इज एनोड। ये आपका क्या है? कैथोड। अगेन कार्बन का ही इलेक्ट्रोड है, लेकिन यहां पर O2 गैस चिपक जाएगी। इनके बीच में आपने कंसंट्रेटेड एक्वस NaOH सॉल्यूशन रख रखा है, और ऊपर यहां से आपने वाटर का एक आउटलेट रखा है कि अगर एक्सेस ऑफ वाटर हुआ, क्योंकि आप एक्वस से KOH सॉल्यूशन ले रहे हो, तो वो वाटर वहां से बाहर से निकल जाएगा। ये आपने वायर कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। इस तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और अगर कोई बल्ब होगा तो वो बल्ब इस तरीके से जल जाएगा। अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ क्यों? H2 की रॉड जो है वो एनोड की तरह बिहेव कर रही है, और जो O2 का इलेक्ट्रोड है, जो कि इस कार्बन के इलेक्ट्रोड पर O2 गैस चिपक गई है, तो ये इलेक्ट्रोड मैं O2 का मान सकता हूं, वो इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह ट्रीट करेंगे। अब होगा क्या, ध्यान से देखना। रिएक्शन को समझाता हूं कि रिएक्शन क्या होगी। सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं एट एनोड। मैं एनोड की रिएक्शन पहले बता रहा हूं, जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो एनोड पर जाहिर सी बात है आपका ऑक्सीडेशन होगा। ये होगा ऑक्सीडेशन। कौन है? हाइड्रोजन गैस है। एनोड पर कौन थी? हाइड्रोजन गैस थी। तो वो हाइड्रोजन गैस खुद को ऑक्सीडाइज करेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो जल्दी से बताओ H+ बन जाएगा, और वो भी H2 गैस ने रिलीज किया है। तो H2 गैस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके 2H+ बना लेगी, 2H+, और 2H+ OH- से मिलेंगे, बल्कि 2 नहीं होंगे, ट्वाइस ऑफ H2 गैस है यहां पर, तो बल्कि 4H+ बनेंगे। और फिर वो आगे चलकर 4 OH-, ये कहां से मिलेगा? इलेक्ट्रोलाइट से। KOH या NaOH जो आपने यूज किया था उससे मिलेगा 4 OH-, तो ये बन जाएगा आपका H2O। तो ये आपका बन गया 4H2O, 4H2O। और इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो भी 2 नहीं करेंगे, फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन मैं इस साइड लिख देता हूं, दे विल लूज एंड विल ऑब्टेन +4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन हो गई। ये कहां पर हो गई? एनोड पर हो गई। दिस इज एट एनोड। कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पर O2 है जो इलेक्ट्रॉन्स का वेट कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो चाहता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। एक ऑक्सीजन चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना। हमारे पास यहां कितने ऑक्सीजन है? एक ऑक्सीजन है, O2 है, 2 ऑक्सीजन है सॉरी, जो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, क्योंकि इसने 4 लूज किए थे। और एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 2 ऑक्सीजन 4 को गेन करेंगे। तो O2 है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, और जब वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो H2O के साथ ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके 4 OH- बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इवन ये H+ है, ये OH- है, यहां पर O2 है, तो O2 क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कितने? 4, क्योंकि ये भी आपके पास 2H2O आ रहा है, मतलब ये भी आपके पास 2H+ होंगे, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, ये बन जाएगा नॉर्मल, मतलब OH-। कैसे होगा रिएक्शन में समझा देता हूं। O2 + H+ प्लस 2H2O है, तो दैट इज HOH, वो भी 2 + 4 इलेक्ट्रॉन। अब मेरी बात को समझना, ये हो रहा है कैथोड पर। कैसे हो रहा है रिएक्शन देख लो आप। O2 है और ये 2H है, तो पहली बात तो ये जो 2H है ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये 2H+ पे 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो ये हो गया 2H, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पर गए, तो ये हो गया 2O-। 2O- और 2H, ये 2H न्यूट्रल था,
तो ये बन गया 2OH माइनस, और यहां से 2OH माइनस तो निकल ही गए थे, तो 2OH माइनस और निकल गए, तो टोटल कितने हो गए? 4OH माइनस। तो ये आ गया आपका 4OH माइनस एक्वस। समझ में आया? फिर से O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, क्योंकि कैथोड है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। अब H प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, वो भी 2H प्लस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को तो गेन कर लेंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास गए, तो इसके ये H प्लस ने तो अपने आप को न्यूट्रल बना लिया, H बना लिया, लेकिन O2 हो गया 2 माइनस। ये O2 2 माइनस इस 2H प्लस से मिलेगा, तो ये बना लेगा 2OH माइनस, 2OH माइनस, तो 2 मोल OH माइनस, और यहां पर तो OH माइनस था ही, तो यहां पर भी 2OH माइनस था, तो 2OH माइनस और 2OH माइनस कितने हो गए? 4OH माइनस हो गए। मतलब जो 4OH माइनस आपने एनोड में इस्तेमाल किए थे वो कैथोड से रिलीज भी हो गए। इसका मतलब वही हुआ, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपका कांस्टेंट कंसंट्रेशन रखेगा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट आपका बिल्कुल भी खपत नहीं होगी, डिकंपोज नहीं होगा। दोनों को ऐड कर दो, ओवरऑल रिएक्शन है, ऐड कर दो। ऐड करोगे तो क्या होगा? ध्यान से देखेंगे, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। ये 4H प्लस, सॉरी, ये 4OH माइनस और ये 4OH माइनस कैंसिल हो गए। क्लियर हो गया? तो क्या बचा यहां पर? आपके पास है यहां पर O2 और यहां पर है आपके पास 2H2, मतलब यहां पर ये तो 2H2 आपका 4H प्लस बनेगा। यहां पर आपके पास क्या है? O2, यहां पर देखो O2, ये 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ये O2 प्लस 2H2, तो O2 प्लस 2H2, 2H2 और 4H2O यहां पर बन रहा है। ये है 2H2O और ये 4H2O, तो इस साइड बचेंगे 2H2O, क्योंकि ये बचेगा आपका सिर्फ 2H2O, तो ये हो जाएगा 2H2O। क्लियर हो गया? तो यहां पर आपके आ जाएंगे सिर्फ 2H2O, और 4OH माइनस से 4OH माइनस कैंसिल हो गए, तो आपका बचा O2 प्लस H2, O2 प्लस H2 गिव्स, यहां 2H2O खत्म हो गया क्योंकि यहां पर 2H2O बचा, आपने इसको 2H2O मान लिया, तो गिव्स 2H2O। मतलब हुआ कुछ नहीं, ये रिएक्शन सिंपल क्या हो गई? वाटर की फॉर्मेशन। ये रिएक्शन सिंपल क्या हो गई? वाटर की फॉर्मेशन। H2 और O2 मिलकर H2O बना रहे हैं, मतलब एक्चुअली ये हाइड्रोजन का कंबशन हो रहा है। H2 प्लस O2 मिलकर H2O बना रहे हैं, यहां पर H2 अपने आप को क्या कर रहा है? 100% H2 अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, तो H2 अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्योंकि H2 O2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है। O2 क्या कर रहा है? O2 अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, तो O2 अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, तो H2 ऑक्सीडाइज कर रहा है और O2 अपने आप को रिड्यूस कर रहा है। हो गई ये रेडॉक्स रिएक्शन। इसको आप ये भी कह सकते हो कि हाइड्रोजन का कंबशन हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है मतलब वो कंबशन कर रही है। तो यहां ये भी कह सकते हो आप कि वो हाइड्रोजन का कंबशन प्रोसेस हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन का कंबशन है। अच्छी बात यह है कि इस दौरान जो एनर्जी निकलेगी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपने वायर कनेक्ट कर रखा था, जिससे आप बल्ब जो भी चीजें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो ऑपरेट कर सकते हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनका जो बाय प्रोडक्ट फाइनली मिल रहा है वो वाटर है। ये वाटर आप जगह जगह पर यूज कर सकते हो, जैसे इस सेल का सबसे ज्यादा यूज एस्ट्रोनॉट्स करते हैं। अपोलो मून का जो मिशन था उसमें जो एस्ट्रोनॉट्स गए थे उनने फ्यूल सेल का ही इस्तेमाल किया था अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए, और उस फ्यूल सेल की वर्किंग के दौरान जो पानी बन रहा था उस पानी को एस्ट्रोनॉट्स ने अपने ड्रिंकिंग पर्पस में लिया था, क्योंकि प्योर वाटर है। H2 के कंबशन से जो वाटर निकल रहा है वो प्योर वाटर है, तो आप इसको पी सकते हो। तो एस्ट्रोनॉट्स ने इनको ड्रिंकिंग पर्पस से इस्तेमाल किया था। तो ये एक अच्छी बात है, ये एक एडवांटेज है कि इसका जो प्रोडक्ट बनता है फाइनल प्रोडक्ट वो एक वाटर होता है जिसको हम ड्रिंकिंग पर्पस में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स ने इन सेल का यूज किया था अपोलो मून मिशन के दौरान। तो वहां पर अपोलो मून फ्लाइट्स में इन एस्ट्रोनॉट्स ने यही वाटर को कंज्यूम किया था। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें होती हैं जो हम फ्यूल सेल में देखते हैं। तो अल्टीमेटली H2 अपने आप को इलेक्ट्रॉन निकालेगा और अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा एनोड पर, जो वाटर में कन्वर्ट होगा। O2 खुद को रिड्यूस करेगा कैथोड पर और रिड्यूस कर अपने आप को OH माइनस आयन में कन्वर्ट करेगा। OH माइनस आयन जितने लग गए थे कैथोड पर उतने एनोड पे वापस मिल गए। 4 इलेक्ट्रॉन्स एनोड के पार्ट ने जो लूज किए थे वो कैथोड के पार्ट ने गेन कर लिए। जब ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो सिंपल एक वाटर की रिएक्शन आएगी जो H2 प्लस O2 मिलकर H2O बनाएगी। तो अगर ओवरऑल रिएक्शन में इस पे यहां पर लिख दूं तो इट विल बी H2 प्लस O2, वो भी ट्वाइस ऑफ H2 विल गिव यू 2H2O। ये फाइनल रिएक्शन आ गई।
क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये हमारी फ्यूल सेल की रिएक्शंस होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये हमारा फ्यूल सेल होता है जो कि अंतिम टाइप का सेल होता है। आप जल्दी से इस रिएक्शन को लिख लो। अगेन ये इनका आप H2O का फिर वापस डिकंपोजिशन वैसे तो करते हो, लेकिन यहां पर कोई रिचार्जिंग का कंसेप्ट नहीं है, ये एक ही तरफ चलते हैं, ये भी सिर्फ डिस्चार्ज होते हैं। क्लियर हो गया? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग वीडियो को कंक्लूड करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो स्टूडेंट ये था हमारा अभी का वीडियो जिसमें हम लोगों ने सारी सेल्स और सारी बैटरीज को देखा और इनकी वर्किंग को देखा इस पूरे वीडियो में। अब सिर्फ एक टॉपिक बचा इस चैप्टर का जिसका नाम है करोजन। करोजन भी एक बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन उस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवन जब आप आयरन की रस्टिंग होते हुए देखते हो तो उसमें से भी आपको एक स्मॉल अमाउंट का वोल्टेज मिल सकता है, यानी कि वो जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो भी एक रेडॉक्स प्रोसेस है जिसमें से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिराइव कर सकते हो। कैसे करेंगे ये हम अपने आने वाले वीडियो करोजन में जरूर देखेंगे और उसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है मैग्नेट बेंच पे क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट हर चैप्टर के एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं जो आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए magnetbeans.com पर अवेलेबल है। आपको करना क्या, आपको magnetbeans.com पर आना है, प्रॉपर प्लेलिस्ट वहां पर आपको मिलेगी। आपको उस प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स बिल्कुल अरेंज होता है, टॉपिक वाइज अरेंजमेंट के साथ मिलेंगे और वहीं से नोट्स भी मिलेंगे। आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगी जहां से आप इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।